ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है, जिसमें जेठानी देवरानी से बहुत जलती है। आइए देखते हैं क्यों। अरे कितनी सुंदर लग रही है। कौन? अच्छा भाभी। बात तो सही कही, भाभी है तो बहुत सुंदर। क्यों निशा भाभी, सही कहा ना? हाँ, छोटी उम्र है तो फिर नई नई शादी। जब से ये इस घर में आई है तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आस पड़ोस की औरतें मुझसे खुद आकर बात करती है, मुझे अपने साथ घुमाने ले जाती है, कहती है क्या बहू लाई हो भई। माँ, ये भाभी के आने की वजह से नहीं, भाभी की सुंदरता का कमाल है। जो सारी औरतें आपसे बात करती है, सभी लोग भाभी से बात करना चाहते हैं। अरे जो भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ क्या मेरी बात चल रही है? लाइए भाभी, मैं चाय दे देती हूँ, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों देगी चाय? कहीं तेरे ऊपर गिर गई तो? ना। लेकिन माँ जी, क्यों, क्या हुआ? क्यों चाय मेरे ऊपर गिर जाएगी? अरे छोटी भाभी, माँ के कहने का मतलब है आप इतने सुंदर हाथों से काम करेंगी, अच्छा होगा कि आप ये काम निशा भाभी को ही करने दे। वैसे भी उन्हें आदत है ऐसे काम करने की। हाँ नेहा, माँ जी और ये सही बोल रही हैं। तुम बैठो, चाय पियो, मैं सब कर लूँगी। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। अगले दिन। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आपको कैसे ना बुलाऊं? आपको अब यहाँ कौन नहीं जानता? अरे चांद का टुकड़ा है आपके घर तो। वो तो है। वैसे बधाई हो तुमको, तुम दादी बन गई। हाँ, एक और बात, जब आप मेरे पोते के नामकरण में आएंगी ना, तो प्लीज़ अपनी बड़ी बहू के बदले अपनी छोटी बहू को ले आना। क्या पता उसका हाथ लगने से मेरा पोता बड़ा होकर उसकी तरह सुंदर और गोरा चिट्टा बन जाए। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर लाएंगे। जो जेठानी आज से पहले पूरा घर संभालती थी, हर एक की ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, देवरानी के आ जाने के बाद उसे सबने पूछना ही जैसे छोड़ दिया था। फिर एक रोज़ वो अपनी माँ से बात करती है। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर आना चाहती हूँ। वैसे भी इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। माना मेरी देवरानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो पहले से घर में है उसे इस तरह नज़रअंदाज कर दो कि उसे लगे कि वो है ही नहीं। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करने आना चाहती हूँ। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, यह बस कुछ दिनों की बात है। देखना, जैसे ही कुछ साल बीत जाएंगे उसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अरे खूबसूरती कौन सा हमेशा रहती है, जो रहते हैं वो है गुण, और मेरी बेटी तो गुणों की खान है। पर माँ, आज के समय में गुण कौन देखता है? अगर माँ मैंने कुछ नहीं करा ना, तो मेरी हालत घर के उस सामान जैसी हो जाएगी। जो घर पे रहे ना रहे, घर वालों को कोई मतलब नहीं। अरे तू क्या करेगी? ऐसा क्या कर सकती है कि घर वाले पहले की तरह तुझ पर ध्यान दे? देख बेटा, कुछ गलत ना कर लेना। ये सब जो भी हो रहा है ना, उस नेहा की वजह से हो रहा है। अगर नेहा इस घर से चली जाए ना, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तब घर के लोग मुझे सामान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। अरे लेकिन तू उसे निकालने के लिए क्या कर सकती है? और वो क्यों जाएगी? उसका भी तो ससुराल है ना। बस आप देखते रहिए माँ, मैं क्या करती हूँ। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है ये सब कुछ। ना माँ, और नहीं। फिर अगले दिन। नेहा, क्या तुम माँ जी को उनकी बीपी की दवाइयाँ दे दोगी? मैं ज़रा कुछ काम कर रही हूँ। माँ जी को वक्त पर दवाई देना ज़रूरी है, जानती ही होगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, कहाँ है दवाई? वैसे भी माँ जी ने मेरे लिए जितना किया है वो तो मेरी सगी माँ भी नहीं करती। ऐसा क्या कर दिया माँ ने? देखिए ना, कैसे महारानी बना कर रखती है मुझे वो। वरना मेरी माँ, उसने तो मेरी हालत नौकरानी वाली कर रखी थी। सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम, लेकिन यहाँ तो आराम ही आराम। वैसे कहाँ है दवाई? हाँ, सही बात है, तेरे आने के बाद से तो इस घर में मैं ही नौकरानी बन गई हूँ। पर कोई ना, वो वहीं टेबल पर रखी होगी दवाई। दे दो माँ को, मैं खाना बनाती हूँ। देवरानी सास को दवाई देती है।
दवाई खाने के 5 मिनट बाद ही सास की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माँ जी की तबीयत यूँ अचानक से कैसे बिगड़ गई? माँ जी का तो पहले ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। इन्होंने कोई गलत दवाई ली है, इसलिए ऐसा हुआ है। वैसे क्या दिया था इनको आप लोगों ने? ये छोटी वाली बहू ने ही दवाई दी थी। बड़ी देती है तो ठीक रहता है, छोटी ने न जाने क्या खिला दिया। लेकिन मैंने तो बीपी की दवाई दी थी। ये देखिए, ये दवाई थी। ये वो दवाई नहीं है जो ये खाती है, ये कोई दूसरी दवाई है। लाइए देखो ये किस चीज़ की है। डॉक्टर दवाई देखते हैं और फिर, अरे ये तो नींद की दवाई है, वो भी एक्सपायरी वाली। मुझे दिखाओ। हाँ, ये वो दवाई नहीं है। माँ जी की दवाई तो ये वाली है। क्या है नेहा, माना सुंदर हो लेकिन थोड़ी अकल भी तो लगा लिया करो। क्या है नेहा भाभी, आपने माँ को दवाई देखकर क्यों नहीं दी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आज आपकी वजह से माँ को कुछ भी हो सकता था। लगता है भगवान ने केवल शक्ल दी है, अकल नहीं दी, बुद्धि देना ही भूल गए। अगले दिन, सुनो नेहा, टेबल पर फाइल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ऐसा करो, उनको अच्छी तरह फाड़ कर फेंक दो, वो अब किसी काम के नहीं है। लेकिन भाभी, ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है और मैं कैसे फाड़ दूँ? अरे मेरे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब किसी काम के नहीं, इसलिए घर गंदा रहता है, सफाई का जिम्मा सारा मेरे पर है। मेरे घर में फालतू के कागज़ पड़े ही रहते हैं। देवरानी टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद, भाभी यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल पड़ी हुई थी, आपने देखी क्या? अरे नहीं देखी देवर जी, वहीं होगी। भाभी, वो सारी फाइल तो मैंने फाड़ के फेंक दी, आप ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन वो तो पुराने बेकार पेपर फाड़ने बोला था। तूने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, भाभी ने बोला और आपने बिना देखे उसको फेंक दिया। अरे कल को निशा भाभी आपको कुएं में कूदने को कहेगी तो आप कूद जाएंगे क्या? आपके पास खुद का कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो? उसने बोला ना, गलती मेरी ही है, मुझे ही ठीक से बताना चाहिए था। नहीं नहीं भाभी, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये भी तो एक बार फाइल खोलकर देख सकती थी। हर वक्त अपनी गलती आप पर ही डालती रहती है। कल भी जब माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोगों ने इनको सुंदर सुंदर बोलकर बहुत सर पर चढ़ा रखा था। लेकिन सुंदर होने से कुछ थोड़ी ना होता है, गुण तो इनमें एक भी नहीं है। नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम नहीं जानती कि वो फाइल कितनी ज़रूरी थी। अब क्या करूं? आपकी उस फाइल की कोई कॉपी है क्या? हाँ भाभी, मेरे लैपटॉप में है। तो बस मीटिंग के लिए तब तक वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हाँ, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ऐसे ही जेठानी देवरानी को अपनी छोटी छोटी चालों में फंसाकर घर वालों को देवरानी के खिलाफ भड़का देती है, जिससे घर वाले देवरानी को घर से निकाल देते हैं। और ऐसे हमारी जेठानी जी देवरानी को घर से विदा करती है। उर्मिला जी के 2 बेटे थे। पहले बेटे महेश की शादी सुरभि के साथ हुई और छोटे बेटे विवेक की शादी अंजलि के साथ हुई। अंजलि जब घर में शादी करके आई तो उसने देखा कि उर्मिला जी उसकी जेठानी सुरभि के ऊपर अच्छा खासा अत्याचार करती हैं। उर्मिला जी सास होने के पूरे मजे ले रही थी और जब देखो तब किसी न किसी बात पर सुरभि को परेशान करती रहती। उसे दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अंजलि को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे सुरभि, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक सो रही हो? घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को उन्होंने मुझे बताया था। आप उन्हें सुने दीजिए, काम मैं कर लेती हूँ। आई बड़ी जेठानी की वकील बनकर, जाकर तू अपना काम कर। मम्मी जी माफ़ करना, वो ज़रा उठने में देर हो गई। कल रात को बुखार आ गया था ना, इसलिए सुबह नहीं उठ पाई। बुखार आ गया था तो मैं क्या करूं? रसोई बर्तनों से भरी पड़ी है। कल रात को भी तू बर्तन मांजे बिना ही सो गई। अब क्या ये सब काम मैं करूंगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। भाभी, आपको बर्तन मांजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात को आपको बुखार था। अरे तो कौन साफ करेगा बर्तन? तुम करोगी क्या? मम्मी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ऑफिस जाना है और मैं ये सारे काम नहीं कर सकती।
तो फिर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सुरभि को सारा काम करने दे। जा सुरभि, जल्दी से बर्तन साफ कर। और आज पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, वो भी तुझे ही धोने हैं। अंजलि को अपनी सास का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए मम्मी जी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं इस घर की छोटी बहू भले ही हूँ, लेकिन इस घर में किसी के साथ कुछ भी अत्याचार हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम छोटी बहू हो, बहू की तरह रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। ठीक है मम्मी जी, शाम को बात करते हैं। मुझे अभी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। जब अंजलि शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो साथ में अपने भाई को लेकर आती है। अंजलि का भाई शहर का जाना माना दबंग इंसान था, इसके आगे किसी की एक ना चलती। जय हो आंटी जी, क्या बात है? आजकल बहुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अरे बेटा, पूछ ले अंजलि से, हैं? उससे तो मैं कोई काम ही नहीं करवाती, है ना अंजलि बेटा? मम्मी जी, मेरा भाई मेरी नहीं, इस घर की बहू यानी कि मेरी और सुरभि भाभी दोनों की बात कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो सुरभि से भी पूछ लो। अभी उसे बुला देती हूँ। सुरभि बेटा, जरा इधर तो आना। सुरभि अपनी सास से बहुत डरती थी और इसलिए उसने अंजलि के भाई के सामने अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला। प्रणाम भाभी, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों दिख रही है? अरे अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है ना इस घर में, तो बेधड़क मुझे बता दीजिए। यहाँ का सारा काम तो मैं देख लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है। अंजलि तो मेरी छोटी बहन की तरह है। अरे भाभी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती कि मम्मी जी आपके साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं? देख बेटा, तुम्हारी बहन की जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। अरे अब जब सुरभि खुद कह रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, तो भला ये क्यों भड़काने में लगी हुई है? अंजलि, मुझे लगता है तुम्हारी सास ठीक कह रही है। हो सकता है कि तुम्हारी जेठानी को कोई परेशानी ना हो, बस तुम्हें ऐसा लग रहा हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इस तरह की चालाकी खेलकर अंजलि की सास अंजलि के भाई को वहां से भेज देती है और उसके जाने के बाद, अंजलि, खबरदार जो आज के बाद कभी अपनी जेठानी की तरफदारी करने की कोशिश भी की तो। आप मुझे जानती नहीं मम्मी जी, मेरे भाई को देखा है ना, बस उसी की बहन हूँ मैं। डरती नहीं हूँ किसी से, हाँ ध्यान रखना। और फिर एक दिन अकेले में अंजलि अपनी जेठानी को समझाती है, भाभी इस तरह डरने से ज़िंदगी नहीं कटेगी। आपको मम्मी जी के अत्याचार का जवाब देना चाहिए। नहीं नहीं अंजलि, मुझे मम्मी जी से बहुत डर लगता है। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। जैसा चल रहा है प्लीज़ चलने दो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ इस घर में बर्तन मांजने में निकल जाएगी भाभी। तो तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं मम्मी जी से रोज़ झगड़ा करूँ क्या? झगड़ा ना सही, लेकिन आप उन्हें उनकी गलत बात का जवाब तो दे सकती हैं ना। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, आज से आपके ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला मैं लूंगी। अगले दिन, सुरभि, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा था पूरी छत की झाड़ू और धुलाई करके आ। चल जा जल्दी। मम्मी जी, छत पर बहुत धूप निकली हुई है, भाभी को वहां भेजना ठीक नहीं। तू चुप कर, तुझसे किसी ने पूछा है क्या? तभी अंजलि अपने कुर्ते की जेब से एक नकली गन निकालती है और उसे हवा में लहराते हुए कहती है, वैसे तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कल जाते जाते मेरा भाई मुझे ये तमंचा दे गया था। कह रहा था कि मैं इतना दबंग हूँ तो मेरी बहन थोड़ी तो दबंग होनी चाहिए। क्यों मम्मी जी, आपका क्या ख्याल है? सुरभि, अरे रहने दे बेटा, छत की धुलाई करके क्या करेंगे? कल फिर गंदी हो जाएगी। तू एक काम कर, घर का झाड़ू पोछा कर ले जा।
वैसे मम्मी जी, मेरे भाई ने कहा था कि घर में काम वाली बाई लगवा लो। वो क्या है ना, इस तमंचे को वो कल ही पूरा लोडेड करवा के आया था और उसके हाथ से ना अक्सर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। अगर उसको खबर भी चली कि यहाँ पर मैं अपने ससुराल में झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो सुरभि बेटा, कुछ दिनों से तेरी तबीयत खराब है ना। एक काम कर, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। ये हुई ना मम्मी जी। चलिए, इसी बात पर मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। कुछ देर के बाद अंजलि सुरभि के कमरे में आती है। ये क्या अंजलि, तुमने तो मम्मी जी को अपनी बंदूक से बिल्कुल डरा दिया, और तुम्हारे पास ये बंदूक आई कहाँ से? भाभी, इंसान को ना थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। आप जानते हैं, ये नकली है, लेकिन मेरे अंदर जो हिम्मत है ना, वो बिल्कुल असली है। ठीक कहती हो तुम, थोड़ी सी हिम्मत मुझे भी करनी होगी। कल जब मम्मी जी आपसे कुछ भी कहेंगी ना, तो मैं आपकी तरफदारी नहीं करूंगी। आप एक बार में उन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे देना, फिर देखना वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। और फिर अगले दिन, सुरभि, जा मंडी जाकर सब्जी ले आ। लेकिन मम्मी जी, अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, मैं शाम को जाकर ले आऊंगी। तो क्या मोम की बनी है, जब पिघल जाएगी हैं? मम्मी जी, मैंने कह दिया ना, मैं सब्जी शाम को जाकर ले आऊंगी। अभी बहुत तेज गर्मी है और इतनी तेज धूप में जाना मेरे बस की बात नहीं है। सुरभि का जवाब सुनकर उर्मिला जी डर जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, शाम को सब्जी ले आना। इतनी आंखें क्यों दिखा रही है? मम्मी जी, थोड़ा दबंग तो होना ही पड़ेगा ना। पूरी जिंदगी हो गई आपके ताने सुनते सुनते, और आज के बाद अगर आपने मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से एक बहू को काबू में करके रखा था, लेकिन इसकी दबंग देवरानी ने तो इसके भी तेवर बदलवा दिए। उस दिन के बाद से उर्मिला जी ने अपनी बहुओं से तरीके से बात करना सीख लिया। दबंग देवरानी ने सब कुछ ठीक जो कर दिया था। माँ प्लीज जल्दी करो ना, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। आई बाबा, इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है, दही शक्कर तो खा ले बेटा। हाँ माँ, खिला दो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आरपी बहुत बड़ी कंपनी है माँ, एक बार वहाँ जॉब लग जाए ना तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। जरूर हो जाएगी, मेरी बेटी है ही होशियार। रोशनी पढ़ाई करके जॉब की सर्च में होती है, कई जगहों पर उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन उसका मन तो आरपी कंपनी में ही अटका था। रोशनी कैब करके पहुंचती है और कंपनी की बड़ी सी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक निहारती है। हाय, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बाहर से इतनी शानदार है तो अंदर से कैसी होगी। भगवान प्लीज 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 मेरी सुन लो और मुझे इस कंपनी में जॉब दिला दो। रोशनी बेहद पॉश ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। मिस रोशनी शर्मा, आप अंदर जाइए प्लीज। रोशनी सधे कदमों से अंदर जाती है। मैं आई कम इन सर? रोशनी की मीठी दिलकश आवाज सुनकर कुणाल सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है। यस यस प्लीज। रोशनी की आकर्षक पर्सनालिटी और दिलकश आवाज कुछ पल में ही कुणाल पर जादू सा कर देती है। उसका रेज्यूमे चेक करके कुछ सवाल पूछकर कुणाल इंटरव्यू खत्म करता है। अगले ही दिन रोशनी को फोन आता है कि उसका सिलेक्शन हो गया। माँ, मेरा सपना पूरा हो गया माँ, मुझे आरपी कंपनी में जॉब मिल गई। यस! घर में सब बहुत खुश होते हैं और अगले ही दिन से रोशनी ऑफिस जाने लगती है। 6 महीने के छोटे से पीरियड में रोशनी का एक प्रमोशन भी हो जाता है, क्योंकि कुणाल रोशनी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगता है और उसको बाकियों से ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अब बॉस से मिलने वाली इम्पोर्टेंस किसे अच्छी नहीं लगेगी भला? रोशनी को भी ये अच्छा लगता है, लेकिन ऑफिस में उनके बारे में बातें होने लगती है। एक दिन, रोशनी, ऑफिस में हमारी दोस्ती को लेकर बातें हो रही है। ये बातें गलत तरीके से प्रोजेक्ट है और तुम्हें बदनामी का सामना करना पड़े, इसके पहले हमें कुछ करना होगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? जवाब में रोशनी शर्मा जाती है। कुणाल को इसका जवाब मिल जाता है। दोनों अपने अपने परिवार में बात करते हैं और सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। घर में कुणाल के मम्मी पापा और उसकी विधवा बुआ शांति रहते हैं। बड़ी बहन गरिमा शादीशुदा है। एक दिन शाम की चाय पीते हुए, रोशनी बहू, मुझे तुम कभी कभी बहुत उदास से लगती हो।
समझ सकती हूँ मायके को छोड़कर आना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ और ही बात लगती है। बेटा, हम सब तुम्हारे अपने हैं, कोई परेशानी हो तो हमें बता सकती हो। सास के प्यार भरे बोल सुनकर रोशनी की आंखें डबडबा जाती है। अरे अरे, तुम रोने क्यों लगी? चुप हो जाओ बेटा, भरे घर में दिया बत्ती के समय रोते नहीं। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? सबके बार बार पूछने पर रोशनी अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है, दरअसल मुझे ना मेरे मोंटू की बहुत याद आती है। दीदी के जाने के बाद मैंने माँ की तरह उसकी देखभाल की है। वो भी मुझसे बहुत अटैच है। बस उसके बारे में सोचकर मन उदास हो जाता है। याद तो जरूर आती होगी बेटा, लेकिन फिक्र मत करो, बच्चे जल्दी ही एडजस्ट कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ 9 महीने का है ना, जैसे जैसे बड़ा होगा सब भूल जाएगा। और क्या, तुम यहाँ उसे याद करके परेशान हो रही हो और वो तो तुम्हें भूलकर खेल में भी लग गया होगा। यही तो दुख की बात है माँ जी, कि वो मुझे भूल नहीं पाया है, बस मुझे याद करके रोता रहता है। कल ही माँ से बात हो रही थी तो पीछे से उसके रोने की आवाज आ रही थी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। तो ऐसा करो बेटा, कुछ दिन के लिए उसे यहाँ ले आओ, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। रोशनी कुछ कहती इसके पहले शांति कहती है, ले तो आएगी, लेकिन इससे क्या फायदा? 2-4 दिन में ना तो उसका मन भरेगा ना ही रोशनी का। तुम तो उसे वहीं रहने दो बहू। लाने दीजिए ना बुआ, प्लीज प्लीज माँ जी, बस हफ्ते भर के लिए। लेकिन मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रोशनी। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं उसे संभालूंगा। और हमसे भी बहू, अब हमें छोटे बच्चे को संभालने की बिल्कुल आदत नहीं रही। कुणाल के बाद तो इस घर में कोई बच्चा भी नहीं आया। रोशनी के बार बार मिन्नतें करने पर आखिरकार बेमन से ही सही सब मान जाते हैं, लेकिन बस एक हफ्ते के लिए। रोशनी खुशी खुशी कुणाल के साथ जाकर मोंटू को लेकर आती है। मोंटू कुणाल को देखते ही उसकी गोद में आ जाता है। घर आकर, माँ जी, बुआ जी, बाबूजी, देखिए कौन आया है घर में, नन्ना मेहमान आया है घर में। रोशनी की आवाज सुनकर सब हॉल में आते हैं। सबकी तरफ सहमी नजरों से देखता रूई की तरह सफेद और गोलू मोलू सा मोंटू सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। माँ जी, देखिए तो मोंटू कुणाल जी की गोद में कितना कंफर्टेबल है। वैसे तो ये शैतान इतनी जल्दी किसी के पास जाता नहीं। कुणाल मोंटू को सोफे पर बिठा देता है। मोंटू चारों ओर बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देखता है। कितना प्यारा बच्चा है। सुरेश जी प्यार से मोंटू को गोद में उठा लेते हैं। उसी समय मोंटू सुसु कर देता है। अरे छी छी छी, सुसु कर दी। बहुत जल्दी से ले जाओ इसे यहाँ से। अरे इतना क्यों चिढ़ रही हो राधा? छोटा सा बच्चा ही तो है, इसे क्या समझता है? इसे नहीं समझता, लेकिन आपको तो समझता है ना। आप उसे क्यों उठाने गए? देखा, सुसु कर दिया ना आप पर। अब जाओ जल्दी कपड़े बदलो और इन कपड़ों को अलग थलग रखना। तुम देना राधा। क्या तुम देना राधा? अच्छा है शांति बहन जी यहाँ नहीं थी, देख लेती तो बातें सुना सुना कर आसमान उठा लेती। मेरी तो शामत आती, तुम्हें भी नहीं छोड़ती। रोशनी मोंटू को लेकर अपने कमरे में जाती है। रात को खाने के टेबल पर रोशनी मोंटू को बहलाकर खाना खिलाती है। आप लोगों को पता है मोंटू कितना प्यारा बच्चा है, जल्दी से खाना फिनिश कर लेता है ना। ये देखो मोंटू, ये बाइक नाना जी का, ये बड़ी नानी जी का, ये छोटी नानी जी को, और ये मासा जी का। रोशनी जिसकी तरफ इशारा करती है उसकी तरफ देखकर मोंटू एक प्यारी सी मुस्कान देता है। शांति को छोड़कर बाकी सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। कमरे में आकर रोशनी मोंटू को सुलाती है। पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। खाने में इंटरेस्ट भी आ रहा था। वैसे ये मोंटू कहाँ सोएगा? कहाँ सोएगा मतलब? यही हमारे बीच में। यहाँ हमारे बीच में? हाँ जी, यहाँ हमारे बीच में। अरे नो, दैट्स नॉट फेयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कुणाल, उसे कहाँ सुलाएंगे फिर? छोटा सा बच्चा है ये। मोंटू यहीं सोएगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। जो हुक्म मेरे आका, हम तो अब आपके गुलाम है जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा रानी साहब। रोशनी मोंटू को बीच में सुला लेती है। उसे तो आदत होती है, लेकिन कुणाल रात भर इसी चिंता में सो नहीं पाता, कहीं मोंटू को उसका धक्का न लग जाए। शांति राधा से कहती है, खाने की टेबल पर बाकी सबके साथ तू भी दांत फाड़ कर हंस रही थी ना। मेरी बात सुन ले, ये तेरी बहू दिखती है उतनी सीधी है नहीं। उसकी पूरी प्लानिंग है इस बच्चे को यहीं पर रखने की। अरे उसकी मरी हुई बहन के बच्चे की जिम्मेदारी हम क्यों ले भला? दहेज मिलाई है क्या? ऐसी बात नहीं होगी बहन जी। चाहे जो बात हो, तू उस बच्चे से दूर रहना। उसकी मासूमियत से तेरा दिल पिघल जाएगा। वैसे बच्चा है बहुत प्यारा। राधा, ओ राधा, ठाकुर जी की सेवा का समय हो गया है, तैयारी हो गई है ना? अरे बहन जी, सब मंदिर में ही रख दिया है।
ठीक है, अब मैं सेवा शुरू करती हूँ, मुझे एकदम शांति चाहिए। जी जी, आप शुरू कीजिए। राधा और शांति का ये रोज का रूटीन था। शांति ठाकुर जी के दिल से सेवा करती थी और इसमें उन्हें कोई रुकावट पसंद नहीं थी। थोड़ी देर बाद रोशनी मोंटू को लेकर नीचे आती है और उसे हॉल में बिठाकर उसका दूध बनाने किचन में जाती है। मोंटू क्रॉल करते हुए मंदिर तक पहुंचता है। राधा भागकर जाती है और मोंटू को उठा लेती है। रोशनी, इसे संभालो ना, मंदिर तक पहुंच गया था। वो तो अच्छा है कि बहन जी का ध्यान नहीं गया, वरना टहल का मच जाता घर में। जी, आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। रोशनी कह तो देती है लेकिन मन में सोचती है इतना छोटा बच्चा क्या ही कर लेता। शाम को रोशनी बेटा, मोंटू को तैयार कर दो, मैं उसे घुमा कर लाता हूँ। घर में बोर हो गया होगा बेचारा। सुरेश जी को छोटे बच्चों से बेहद लगाव होता है, इसलिए बाकी सबकी तरह वे मोंटू को इग्नोर नहीं कर पाते। वे उसे बाहर लेकर जाते हैं। बाहर से आकर, भाई रोशनी, तुम्हारा वांझा तो हीरो है, हीरो। जैसे ही मैं इसे अपने साथ लेकर नुक्कड़ तक गया, बच्चों ने तो मुझे ही घेर लिया और यह शैतान भी उनके साथ मस्ती करने लगा। ये ऐसा ही है बाबूजी, सबको अपना बना लेता है। इसके आगे तो सुनो, जब मैं अपनी मित्र मंडली में इसे लेकर गया तो वहाँ भी सबका दिल जीत लिया। अब तो जब तक ये यहाँ है मैं इसे रोज अपने साथ लेकर जाऊंगा भाई। राधा ने सुरेश जी को काफी दिनों बाद इतना खुश और संतुष्ट देखा था। उन्हें भी खुशी होती है लेकिन वो जताती नहीं। कुणाल ऑफिस से आता है तब मोंटू अपने खिलौनों से खेल रहा था। कुणाल को देखते ही वो क्रॉल करते हुए उसके पास जाता है तो कुणाल उसे झट से गोद में उठा लेता है। वाह जी वाह, देखो तो कल तक तो इससे छोटे बच्चों से नफरत थी और अब इस पराये बच्चे पर कितना प्यार उड़ेल रहा है। इसे छोड़, जाकर कपड़े बदल पहले। कुणाल मोंटू को नीचे रखकर चला जाता है। रात को सोते समय नींद में मोंटू अपना हाथ कुणाल के ऊपर रख देता है। कुणाल को बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी तरफ करवट लेकर सोता है। नींद में सोए हुए मासूम मोंटू पर कुणाल को बहुत प्यार आता है। दूसरे दिन सुबह रोशनी मोंटू को सोफे पर बिठाती है। मोंटू, मेरा प्यारा बच्चा, इधर ही बैठना, हाँ, कहीं जाना नहीं। रोशनी जानबूझकर ऐसा करती है। उसे अच्छे से पता था कि मोंटू मंदिर में जरूर जाएगा। शांति मंदिर में आरती कर रही होती है। तभी मोंटू फिर से चुपचाप वहां जाकर शांति के बाजू में बैठ जाता है और ताली बजाकर अपनी टूटी फूटी बोली में शांति की तरह आरती गाता है। उसकी ये हरकत देखकर शांति को उस पर गुस्से की बजाय प्यार आ जाता है। अरे ये शैतान फिर से यहाँ गया। बहन जी, मैंने रोशनी को जताया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तुझे बताओ राधा, मुझे तो ऐसा लगा मानो स्वयं ठाकुर जी मेरे बाजू में बैठे हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब से ये जब तक यहाँ है, इसे यहाँ आने से रोकना मत। शाम को सुरेश जी फिर से मोंटू को लेकर बाहर जाते हैं और खुशी खुशी घर आते हैं। अब अनजाने में सब किसी न किसी बहाने से मोंटू के पास रहने के बहाने ढूंढने लगते हैं और उसके साथ खेलते हैं। सच कहूँ, ये मोंटू तो पहले दिन से ही मेरे दिल में बस गया था, लेकिन आपके डर से मैं इसे प्यार नहीं कर पाई। वो तो है, मेरे मन की शंका ने मुझे भी ऐसा करने से रोक कर रखा था, लेकिन इसने तो अपनी नटखट हरकतों से हम पर ऐसा जादू किया है कि पूछो मत। साक्षात कान्हा जी का रूप है। इसके आने के बाद से ना घर का माहौल बदल गया है, कितनी रौनक आ गई है। लेकिन अब जब ये चला जाएगा तो पूरे घर को फिर सुनसान कर देगा। आपको बताओ बहन जी, कुणाल के बाबूजी ने 2 दिन से बीपी की गोली भी नहीं ली है। छठे दिन बाहर से आने के बाद मोंटू को बुखार चढ़ जाता है और लूज मोशन हो जाते हैं। शांति उसकी नजर उतारती है। पता नहीं किस शैतान की नजर लगी मेरे लल्ला को। इसकी भी तो हरकत ऐसी है, नजर नहीं लगेगी तो क्या। रात को रोशनी तो सो जाती है, लेकिन कुणाल रात भर मोंटू के सिर पर पट्टी करता है और डायपर बदलता है। मोंटू को कंधे पर उठाकर घूमते हुए कहता है, पता नहीं मैं इसके लिए इतना क्यों कर रहा हूँ। मेरा दिल इसके लिए इतना टूटता क्यों है। इसके आने के पहले तो मैं बच्चों को अपने पास फटकने तक नहीं देता था, और आज इस पराये बच्चे के डायपर बदलने में भी मुझे घिन नहीं आ रही। कल ये चला जाएगा तब। कुणाल की आंखें कब भर आती है उसे पता ही नहीं चलता। कंबल की आड़ से रोशनी ये सब देखती है। अगले दिन मोंटू का बुखार उतर जाता है। रोशनी और कुणाल उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। कल मोंटू चला जाएगा तो घर काटने को दौड़ेगा। मेरा तो ठाकुर जी की सेवा में मन ही नहीं लगेगा। रोज मेरे बाजू में आकर बैठ जाता था नटखट। मुझे तो उसमें मेरे कुणाल की ही छवि नजर आती है। मेरा कुणाल भी बिल्कुल ऐसा ही तो था, नटखट, सबका ऐसे ही मन मोह लेता था। उसके तो जाने के विचार से ही घबराहट हो रही है। सही कह रही हो राधा, मुझे भी बिल्कुल कुणाल की तरह लगता है। वो भी मंदिर में मेरे बाजू में आकर ऐसे ही बैठता था ना बचपन में।
अगर आप लोग बुरा न मानो तो मेरा यह सोचना है कि अब जब सबको वो पसंद ही है तो इस दुनिया में अकेला है, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लें। हम भी यही चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं रोशनी और कुणाल से इस बारे में बात करूंगा। आज मत करिए, कल गरिमा बिटिया आ रही है ना, तो हम कल सबको साथ में बिठाकर बात करेंगे। सबको सुझाव अच्छा लगता है। दूसरे दिन गरिमा अपने बच्चों के साथ मायके आती है। हाय, कितना गोलू मोलू बच्चा है। तुम्हारी शादी में देखा था इसे, छोटी सी शेरवानी पहनकर कितना क्यूट दिख रहा था। हाँ दीदी, प्यारा है ना? प्यारा? बहुत प्यारा है। तुम्हारी दीदी ऐसी दिखती थी क्या? मतलब ये तुम्हारी दीदी पर गया है कि जीजाजी पर? ये अपने पापा की तरह दिखता है दीदी। उनके घर वाले हमेशा कहते थे कि हमारा बेटा बचपन में बिल्कुल इसी की तरह दिखता था। कुछ अलग ही अट्रैक्शन है इसमें। मुझे तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा इसे। अब जब तक ये यहाँ है, इसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करूंगी मैं। तो ये कहाँ जा रहा है? मतलब आपने फोन पर बताया था ना कल ये जा रहा है। हाँ, लेकिन हमने सोचा है कि अब ये यहीं रहेगा हमेशा के लिए। रोशनी और कुणाल को भी ये बात अभी पता चलती है। खुशी के मारे उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बात को सुनकर गरिमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और मोंटू को तुरंत नीचे रख देती है। कि कैसी बेवकूफी वाली बात सोची आप लोगों ने? इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे कैसे ले सकते हैं आप? 4 दिन में इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों की मती मारी गई? अरे ऐसा भी हमने क्या किया है गरिमा जो तुम इतना गुस्सा हो गई? क्या किया है सच में पापा? ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? आप जो कभी इतने स्ट्रिक्ट और सिद्धांतवादी थे कि अपने परिवार पर उठी एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब इस पराये बच्चे को घर में रखते समय आपके सिद्धांत हवाओगे? अपनी जबान को लगाम दो गरिमा, पापा है वो तुम्हारे। गरिमा इतने गुस्से में होती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो रोशनी के सामने ही ये सारी बातें कर रही है। आगे कहती है, मुझे पता है मेरे पापा है वो, जिन्होंने हमेशा हम बच्चों को अपने इशारों पर नचाया है। आपको पता है जब कुणाल ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की बात कही थी, तब बिना उस लड़की को देख के समझे हम सबने मना कर दिया था। फिर भी कुणाल नहीं माना तो अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान देने की धमकी दे डाली थी इन्होंने। फिर क्या मानना पड़ा बेचारे को? पता नहीं उस बेचारी लड़की का क्या हुआ होगा, हमें तो उसका नाम तक नहीं पता था। उसका नाम साधना था दीदी। सब रोशनी की तरफ हैरानी से देखते हैं। वो आगे कहती है, उसका नाम साधना था और ये बात मुझे पता थी क्योंकि वो मेरी सगी बड़ी बहन थी। और ये पराया बच्चा मोंटू साधना दी और कुणाल जी का बच्चा है। हमने जानबूझकर दीदी के फोटोज आप लोगों की नजरों से दूर रखे थे। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मोंटू को उसके पापा और आप सबका प्यार मिले और मैं कुणाल जी से बदला ले सकूं। तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं हमें? मैं पहले बताती तो या तो आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करते या फिर इसे बेमन से अपनाते। मुझे पता था कि मोंटू अपने प्यार से आप लोगों का दिल जरूर जीत लेगा और अपने घर में अपनी जगह खुद बनाएगा। सब बारी बारी मोंटू से प्यार करते हैं। कुणाल का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। मैं कुणाल जी से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन थैंक्स गरिमा दीदी, आप यहाँ आई और मुझे असलियत पता चली। आप सब मुझे माफ कर दो, ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं बाबूजी, जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब हम सब एक नई शुरुआत करेंगे, वो भी हमारे प्यारे बुआ की आंख की तरह मोंटू के साथ। और तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरे भाई से बदला नहीं लेना क्या? जी, इस बदमाश से ऐसा बदला लो कि अगले साल मेरे मोंटू की बहन आ जाए। तब तक कहीं नहीं जा रही हो तुम, समझी? सब खुशी से हंसते हैं। देसी देवरानी विदेशी जिठानी। कैलाश और निर्मला जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था साहिल और उसकी पत्नी का नाम था कीर्ति। छोटे बेटे का नाम था समर। कीर्ति काफी पैसे वाले घर से थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। उसके नखरे भी बड़े घर की बेटियों की तरह ही थे। समर की अभी तक शादी नहीं हुई थी। कैलाश और निर्मला जी समर के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिर एक दिन समर एक लड़की को शादी करके घर ले आया। मम्मी पापा, ये इमली है, मैंने उससे शादी कर ली है। इमली से कोई शादी करता है क्या? वो तो खाने के लिए होती है। अरे बात में मजाक। अरे उसका कहने का मतलब है कि लड़की का नाम इमली है। ओ माय गॉड देवर जी, कम से कम लड़की ना से ही उसका नाम तो देख लेती। इमली।
सीरियसली, ये भी कोई नाम हुआ? ये लड़की तो देखने में बिल्कुल गंवार लग रही है। कहाँ से पकड़ कर लाए हो? भैया भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऑफिस के प्रोजेक्ट के लिए एक गांव में गया था और मुझे इमली बहुत पसंद आ गई। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। भाभी जी, हमको गवार काहे कह रही है? पूरे 10वीं पास हैं हम। हमारे गांव में ना 10वीं तक ही स्कूल था। बापू ने हमका पूरा स्कूल करवाया है। हाँ। Oh God, देवर जी, कम से कम ये तो देख लेती कि आपके घर का स्टैंडर्ड क्या है। ये गंवार हमारे घर में कैसे सेट होगी? अरे हम कोई फर्नीचर थोड़ी ना है जो कोने में सेट कैसे होगा। अरे इंसान है भाई, जैसे आप रहते हैं वैसे हम भी रह लेंगे। अरे वाह, बहू का सेंस ऑफ ह्यूमर तो जबरदस्त है। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं चाहिए था, पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी। पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आया। कुछ दिनों के बाद, साहिल बेबी, यू नो, मेरा बर्थडे आ रहा है और तुमने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया। मुझे इस बार एक बड़ी ग्रैंड पार्टी चाहिए। डोंट वरी, तुम जानती हो ना, तुम्हारे सारे बर्थडेज पूरे जोर शोर से मैं सेलिब्रेट करता हूँ। एंड इस बार तो समर की भी शादी हो गई है। आई थिंक हमें एक पार्टी तो करनी चाहिए। सोच लो साहिल बेटा, पार्टी तो तुम करने जा रहे हो, लेकिन उसमें इमली भी आएगी। और अगर तुम्हारे दोस्तों के सामने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो? अरे अच्छा है ना, हमारी छोटी बहू जोक सुनाएगी तो पार्टी का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। कम ऑन पापा जी, ये मेरा बर्थडे है, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी का शो नहीं। और यहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। अगर इमली ने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे मत छोड़िएगा ना, हम कब चाहते हैं कि आप लोग हमें छोड़ो। अरे यार, कस कर पकड़ लेना, बर्थडे है ना आपका, एक दूसरे को गले लगाकर विश करेंगे। हाँ। ये देखिए, हमारी बहू का सेंस ऑफ ह्यूमर तो नैला पे दहला। अरे आप चुप हो जाइए ना, एक तो आप कम थे, ऊपर से ये आपकी इमली और आ गई इस घर में। देखिए, इमली मेरी पत्नी है और आप लोग इस तरह उसका मजाक मत बनाइए। अगर घर में पार्टी होगी तो वो भी पार्टी में आएगी। ओके ओके देवर जी, फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड, वो आपकी वाइफ है। चलिए ठीक है, परसों पार्टी है। इमली प्लीज ढंग से ड्रेस होकर आना पार्टी वाले दिन। Ladies and gentlemen, you know, it's my beautiful wife Kirti's birthday. So thank you so much for coming to the party. Enjoy party, have fun. हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। बाय द वे, तुम्हारी पार्टी में ये गंवार लड़की कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे फैमिली के साथ है? ये मेरी देवरानी है। यू नो व्हाट, मेरे देवर समर ने इस गंवार लड़की के साथ शादी कर ली है। कितना समझाया मैंने, लेकिन वो माना ही नहीं। सीरियसली, जस्ट लुक एट हर ड्रेस, क्या पहन कर आई है। पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। प्लीज़ यार, उसको इग्नोर कर दो। वो ऐसी ही है, कुछ आता जाता है नहीं, गांव वालों की तरह साड़ी पहनकर आ गई है मेरी हाई क्लास पार्टी में। वैसे बेब्स, डोंट यू थिंक पार्टी में कुछ फन नहीं है? कुछ करना यार, हम लोगों का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती हो? एक काम कर, अपनी देवरानी को जाकर बोल कि वो स्टेज पर खड़े होकर इंग्लिश में कुछ बोल दे। देखना, ज़बरदस्त माहौल हो जाएगा पार्टी का। बेचारे गेस्ट कितने सीरियस मूड में है। लेट्स हैव फन यार। वाओ, ग्रेट आइडिया। मैं अभी जाकर उस गवार को बोलती हूँ। कीर्ति इमली के पास जाती है। क्या बात है भाभी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आज तो आप। थैंक यू सो मच डियर। वैसे तुम भी आज कुछ कम नहीं लग रही हो। अरे वाह वाह, आज तो आपने हमारी तारीफ कर दी। लगता है रात को आसमान में चांद की जगह सूरज निकलने वाला है। वाओ इमली, तुम कितनी प्यारी बातें करती हो। देखो ना, आज मेरा बर्थडे है और तुमने मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया। अरे आप बस आदेश दो भाभी, क्या करना है। आप कहे तो हम हमारी जान भी दे दे आपको। अरे नो 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 नो, तुम्हारी जान का क्या करूँगी? ओके, मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना तो सुनो, स्टेज पर जाकर इंग्लिश में मेरे लिए कुछ अच्छी सी स्पीच दे दो मेरे बर्थडे के लिए। और भाभी, कितना मुश्किल काम दे दिया आप हमको। हम कुछ और कर देते हैं ना।
देखो एमली, आज मेरा बर्थडे है और तुम मुझे वही चीज़ दो जो मुझे चाहिए। प्लीज़ गो एंड से समथिंग। ठीक है, हम कछु करत हैं। थोड़ी देर के बाद इमली स्टेज पर जाकर माइक पकड़ लेती है। ये क्या करने जा रही है? पार्टी में आए सब लोग हंसेंगे, कैसे रोकूं इसे? लेकिन तब तक इमली ने बोलना शुरू कर दिया था। Hello everyone. As you all know, today is my sister-in-law, Mrs. Kirti Sahil Singh's birthday. So I wish her very happy birthday. I wish she get all the happiness in her life. May God give her everything, success, happiness, health, and all of you thank you so much for making this evening beautiful with your presence. Actually, Kirti Bhabhi is an amazing lady, beautiful, confident. I am happy to have her as my sister-in-law. Thank you. अरे कीर्ति, तुम्हारी इमली तो झटपट झटपट अंग्रेजी बोलती है। तुमने तो कहा था वो गंवार है। इसकी अंग्रेजी सुन के तो मेरा भी दिमाग गोल गोल घूम रहा है। मैं तो इसको गंवार समझती थी। पार्टी के बाद अरे वाह इमली बहू, आज तो तुमने सचमुच इमली के चटकार लेने जैसा मूड कर दिया। मजा आ गया भाई। लेकिन इमली, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हो, हमें तो पता ही नहीं था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ इमली, ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। मुझे लगा तुम गांव में पढ़ी लिखी हो और तुम्हें ये सब नहीं आता होगा। ओह माय गॉड इमली, कितने कॉन्फिडेंस और अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलती हो तुम। फिर इसी तरह बातें क्यों नहीं करती? सरप्राइज नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, ये नहीं सुना है आपने? सरप्राइज किसे कहते हैं? बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे हम। फिर से नाले पे दाला मारा हमारी इमली ने। सरप्राइज तो सुना होगा तुमने। अरे तुम अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ऐसे ही मेरी बहू की बेइज्जती करते हो। अरे आप फिर शुरू हो गए। और शुरू तो इमली हुई है। इमली, मैंने सुना था कीर्ति बहू को अपनी सहेली से बातें करते हुए। क्यों कीर्ति बहू, बेइज्जती करना चाहती थी ना उसकी? वो पापा जी, एक्चुअली ये मेरा प्लान नहीं था। मेरी सहेली। कीर्ति, क्या पापा जो कह रहे हैं वो सच है? भाभी, इमली हमारे घर की मेंबर है और आप उसके लिए इस तरह के प्लान करती हैं, उसकी इंसल्ट कराने के लिए। आई एम सो सॉरी देवर जी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। मुझे लगा इमली वहाँ पर जाकर सबके सामने कुछ बोल देगी और उसकी इंसल्ट हो जाएगी। अरे बहुत गलत बात है बहू। अरे इमली का गवारपना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करें। अरे अब जैसी भी है, जो भी है, हमारे बेटे ने उससे शादी की है। अरे अरे अरे, आप सब लोग शांत हो जाइए। भाई, हम देसी देवरानी और ये विदेशी जेठानी है, हमारे बीच तो ये सब चलता ही रहेगा। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? हाँ, तुम्हारी बात सही है। वैसे भाभी, अगर आपको कभी अंग्रेजी का ट्यूशन चाहिए ना, तो हमारे पास आ जाना। हम बहुत ही अच्छे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हाँ। अरे वाह, एक और छक्का मार दिया इस बार तो।